इस समय जब से ये मोदी जी सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी आई है, इसको करना तो कुछ नहीं है। और जितनी योजनाएं हैं, शहरों के हैं, गाँवों के हैं, नगरों के हैं, सड़कों के हैं, और योजनाओं के भी नाम परिवर्तित खूब किया जा रहा है। हमारे बनारस में मंडुआडीह स्टेशन था, उसको बनारस कर दिया, जिसका बनारस से कहीं दूर दूर तक बने, उसकी ऐतिहासिकता से इससे कोई मतलब नहीं है। नाम इनको बदलना है। सरकारी योजनाओं में भी जनधन योजना, जितनी योजनाएं अपनी कह के कह रहे हैं, वो दरअसल इनकी कुछ नहीं, जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी, उनको काट छांट के और छोटा कर देना, और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कम से कम कर देना, हम करते हैं। अभी फिलहाल ये मनरेगा योजना एक थी, कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी, और उसको इन्होंने कहा सदन में कि मैं इसको बचा के रखूंगा, क्योंकि स्मारक होगी, अपना कांग्रेस की स्मारक का काम करेगी ऐसी। वो भी वही योजना एक ऐसी थी जो कि इस कोरोना काल में खास करके देश को उसने संभाल लिया, देश को आर्थिक मंदी में जाने से बचा लिया, देश के सारे नागरिकों को, ग्रामीण नागरिकों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। अब उसको ये मनरेगा को पब रेखा करने जा रहे हैं, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और उसमें भी जो चीजें थी, उसमें काफी चीजों की उन्होंने कटौती कर दिया है, गारंटी खत्म कर दी है, बहुत सारी चीजें। आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये सरकार के सामने जो मुंह बाए खड़ी है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और तमाम चीजें, इस पर बहस करने के लिए इनके पास समय नहीं है। अनावश्यक रूप से सदन का समय बर्बाद करते हैं, और सदन भी चलते सदन से उठ करके मोदी जी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने चले जाते हैं। सदन में चर्चा होती भी है तो इनका कोई मंत्री वहां उपस्थित नहीं रहता जिसके सामने जिसकी कोई जवाबदेही हो। आज हम खास करके इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम अपने वो वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं भारतीय जननाट्य संघ से जुड़े उसके राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार, आपका स्वागत है हमारे साथ। भंवर मेघवंशी जी हैं, आप आते हैं राजस्थान से, आपका भी स्वागत है। अभिनंदन मेघवंशी जी। हमारे साथ मुकेश जी हैं, आप महासचिव है असंगठित मजदूर यूनियन के, आपका भी स्वागत है। तो हम पहले चलते हैं भंवर मेघवंशी जी के पास। भंवर मेघवंशी जी, इस पूरी योजना को आप कैसे देखते हैं, और इस सरकार की कार्यनीति को आप कैसे देखते हैं, इसके काम धाम को कैसे देखते हैं? शुक्रिया आनंद सर, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, ये मनरेगा जो है, ये काम के अधिकार के एक आंदोलन से निकल करके आया हुआ कानून है। ये किसी सरकार का दिया हुआ चीज नहीं है, बल्कि आम जनता ने एक लंबा संघर्ष किया। ये मूलतः महाराष्ट्र में रोजगार हमी योजना जो थी, उससे ये सोच निकल करके आया, और उसके बाद 1987 के भयंकर अकाल के बाद राजस्थान में निरंतर जो काम की मांग उठती रही, उस काम के अधिकार के आंदोलन की उपज के रूप में हम रोजगार गारंटी कानून को देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये आम जनता के आंदोलन से निकला हुआ एक कानून था, और उसने आम जनता को बहुत मजबूती दी, बहुत सशक्तिकरण किया। जैसा कि जब ये कानून लागू हुआ नरेगा के रूप में, और उसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा, और ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के रूप में सामने आया, तो उसने ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग ही तरह का बदलाव किया। कई लोग, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा, कि प्रधानमंत्री इसको एक ऐसे विफलताओं के स्मारक के रूप में देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मजदूर, ग्रामीण इलाके के विरोधी लोग इसको कई प्रकार से भ्रष्टाचार की योजना और ये पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं उन संगठनों और उन लोगों से बहुत नजदीकी से जुड़ा रहा जिन्होंने इसके आंदोलन को उठाया, उन लोगों से, उन मजदूरों से जिन्होंने सड़कों पे इसके लिए लड़ाई लड़ी, और उस समिति, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के उन सदस्यों से जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, और इसके
इसकी मांग, इसके आंदोलन, इसके ड्राफ्टिंग, इसके कानून बनने और इसके क्रियान्वयन की सारी प्रक्रियाओं से हम लोग जुड़े रहे, तो ये हमने ये महसूस किया कि किस तरीके से ग्रामीण भारत के लोगों को इसने इकट्ठा करने का काम किया। खास तौर पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस कानून ने एक जबरदस्त चीज की, क्योंकि अपने घर से निकल करके अपने हाथों में और अपने खातों में जब उनके पैसा आने लगा और महिलाओं के अपने समूह बनने लगे, तो उसने एक ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिकी को भी बदला और वहां की एक राजनीति को भी बदला। और उसकी वजह से बड़े मजदूर संगठन बने। एक ऐसे दौर में जहां श्रम कानून बदले जा रहे हैं, बड़े औद्योगिक इकाइयों में मजदूर संगठन बनना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थितियों में हजारों लोगों के मजदूर संगठन बने। हमारे साथी मुकेश निर्वासित जी यहाँ हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। राजस्थान में, कर्नाटका में, बिहार में जबरदस्त तरीके से ये सारी चीजें हुई और लोगों को लगा कि काम पाना हमारा अधिकार है। और उन लोगों को जो गांव में रहते हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी काम की और उनको मजबूरी में लोगों के खेतों में काम करना पड़ता था, उनको ताकत दी इस कानून ने, पलायन रुका इस कानून से। कोविड में इस कानून ने एक तरीके से लाइफलाइन के रूप में काम किया। तो मैं ये सोचता हूं कि एक ऐसा कानून जो जनता की मांग से उठ करके आया और उसने केवल 100 दिन का रोजगार देने की बात कही। ऐसा भी नहीं कि 365 दिन उसमें रोजगार मिल रहा था, लेकिन केवल 100 दिन का रोजगार आम जन को मिले और उनके उनके हाथों में पैसा चला जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को, जो कि नाम बदलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। आए तो थे कि हम गेम चेंजर हैं, लेकिन नेम चेंजर के अलावा कुछ नहीं है, बस नाम बदल रहे हैं। क्या किसी गली का नाम बदल रहे हैं, किसी चीज का नाम बदल रहे हैं। अरे कुछ नया बनाओ और उसके लिए कुछ करो। अब विकसित भारत कर देंगे इसका नाम, तो उससे क्या हो जाना है, उससे करनी तो मजदूरी पड़ेगी ना, उसके बाद भी क्या क्या चीज हो जाने वाली है। तो मैं सोचता हूं कि एक गारंटी का कानून जो कि अधिकार देता था और मांग के आधार पर लोगों को काम मिलता था और काम नहीं मिलने पर उसमें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था, एक ऐसे मजबूत कानून को, उस अधिकार को लोगों से छीनना, मैं सोचता हूं कि सरकार की अ, जो आम लोगों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति, और ज्यादातर उसमें कौन लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, महिलाएं थी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, पिछड़े समुदाय के लोग थे, उन सब लोगों की रोजी रोटी और हक अधिकार को छीन करके उनको मार्केट के लिए सस्ते मजदूर बना देने का जो ये एक तरीके से दुस्साहस इस सरकार ने किया है। और इससे महात्मा गांधी जी के प्रति उनकी नफरत तो झलकती ही है, क्योंकि उनको उनका नाम बदलना है, वो नहीं चाहिए उनको, तो वो तो बदलाएगी, लेकिन अधिकार आधारित जो कानून है उसको कमजोर करके और एक तरीके से ऐसा बना देना है कि जिसका कोई फायदा ही लोगों को नहीं मिले, और ये कहना कि नहीं 100 दिन के बजाय हमने 125 दिन कर दिए हैं, मुझे लगता है कि ये धोखा है सरासर, आम लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का धोखा है। और लोगों को इससे बहुत एक तरीके की शक्तिहीनता होगी, और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के जो खेतीहर मजदूर हैं या जो लैंडलेस लोग हैं और जिनके लिए ये वाकई एक लाइफलाइन था, उन लोगों के लिए ये सरकार का जो कदम है, ये बहुत ही भयानक कदम है और निंदनीय कदम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं मुकेश निर्वासित जी के पास। मुकेश निर्वासित जी, संगठित क्षेत्रों में तो आंदोलन हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत आंदोलन लोग करके अपनी मांगों को मनवा देते हैं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है जिसका कहीं दूर दूर तक उसका संगठन नहीं बन पाता है, वो लोग अपनी बात रख भी नहीं पाते हैं। और ज्यादातर शोषण दोहन तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही शोषण होता है। उसके लिए यह जो एक योजना लाई गई थी अपना ग्रामीणों के लिए, और ये सरकार खास करके इतनी ही जो भी योजनाएं लाती है, जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें यह है कि भ्रष्टाचार कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो यदि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये मनरेगा को पगरेगा इन्होंने कर दिया है, आप इस संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं, क्या है खासियत इसकी? देखिए बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं आनंद जी कि असंगठित क्षेत्र में संगठित करना मजदूरों को, और बहुत बड़ा दिक्कत है
क्योंकि संगठित क्षेत्र में फिर भी मजदूर रोज मिलते हैं, लेकिन जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून आया और उसके बाद 100 दिन के काम की गारंटी वो कभी भी मिली मजदूरों को, तो एक तरीके से वो एक मौका था संगठित मजदूरों को संगठित करने का। और वो प्रयास हमने भी बहुत देरी से शुरू किया, लेकिन उसमें हजारों मजदूर हमारे साथ जुड़े राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन से, और तो इसकी शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संगठन ने की। ये बात ये नहीं है कि जो भंवर जी कह रहे थे, वास्तविकता वही है कि पहला तो ये है कि इस नाम को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल नाम नहीं बदला है, उस कानून को ही पूरा खत्म कर दिया गया है। आज जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है वो कहने के लिए, केवल दिखाने के लिए 125 दिन है, लेकिन वास्तविकता में लोगों को 25 दिन का काम भी नहीं मिलेगा। इस कानून के अंतर्गत आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में केंद्र ने सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं। उन्होंने यहाँ ये कहा है जहां वो अधिसूचित करेंगे वहां काम मिलेगा। दूसरा ये राज्यों को आवंटन करेंगे। पहले ये था कि जो लोग काम की मांग करेंगे, जब भी करेंगे तब उनको काम मिलेगा, उनका पैसा आएगा। अभी उन्होंने कह दिया कि राज्यों का एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने मानव दिवस आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा यदि वो काम कराते हैं तो उसमें उसका खर्चा 100% उनको वहन करना पड़ेगा। और खर्चा भी जो मजदूरी का है, केंद्र सरकार 100% वहन करती थी, उसको भी घटा करके 60-40 का रेशियो कर दिया। तो आप मान के चलिए कि राज्यों के पास जो संसाधन है, आप सारा जीएसटी इधर का उधर से सारे टैक्स का पैसा तो केंद्र सरकार ले लेती है, और उसके बाद आप कहते हैं किसी बड़ी योजना के लिए जिसमें बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं। राजस्थान में हम लोग रहते हैं, यहाँ 75 से 80 लाख मजदूर हर साल काम करते हैं। पूरे देश में 15 से 16 करोड़ मजदूर काम करते हैं, 25 करोड़ मजदूर जिसमें पंजीकृत हैं। उसके लिए आप इस तरीके से करेंगे कि राज्यों को कह देंगे कि राज्य 40% खर्चा देंगे और 60% जो है केंद्र सरकार देगी, और वो जो आवंटन करेंगे उस आवंटन से अधिक यदि आप कोई लोग, मतलब लोगों को काम 125 दिन काम देना है, तो आप मान के चलिए कि अभी 25 करोड़ मजदूर हैं और 25 करोड़ को 125 करोड़ दिन का काम देना है, तो उसके लिए बजट चाहिए 2.5 लाख करोड़ का, लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ का बजट चाहिए। और आप अभी नरेगा में दे रहे थे 86,000 करोड़, उसको कुछ थोड़ा बहुत और दे देंगे, तो इस तरीके से आप उसको घटा घटा करके राज्यों के ऊपर लाएंगे। दूसरा ये है कि जब राज्य सरकारें 2 महीने के लिए उसको बंद कर देंगी तो पूरे साल की गारंटी नहीं रही, कि जब भी राज्य सरकारों को लगेगा नोटिफाई कर सकेंगी 2 महीने के लिए। तीसरी बात यह है कि पहले जैसी भी योजना बनती थी, ग्राम पंचायत से बनती थी, गांव की जानकारी वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को है कि किस तरीके का योजना बनना चाहिए, काम क्या होना चाहिए। अभी कानून में लिख दिया कि केंद्र एक तरीके से एक बॉडी होगी, दिल्ली से वो निर्देश जारी कर देंगे क्या काम होंगे। अब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता लगेगा कि देश में जो लाखों ग्राम पंचायत है, उन लाखों ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होना चाहिए। तो एक तरीके से कोई सेंट्रलाइज सब कुछ केंद्रीकृत करके आप इस तरीके का चीजें करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वास्तव में जो मजदूर है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी कोई टारगेट लग जाता है कि इतने लोगों को काम मिलेगा, इतने को नहीं मिलेगा, तब सबसे वंचित जो होते हैं वो छूट जाते हैं। उनको जो जिनकी अप्रोच होती है, जो थोड़ा शक्तिशाली होते हैं, वो उसको प्राप्त कर लेते हैं और सबसे वंचित को नहीं मिल पाता है। तो यही है कि कहाँ अधिसूचित करेंगे, किस तरीके से ये करेंगे, उसकी वजह से जो वास्तव में आज, और जो भंवर जी ने भी थोड़ा पॉइंट आउट किया कि बड़ी तादाद में जो पलायन है वो रुका, महिलाएं घरों में रुकी, बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। तो क्या मोदी जी ये चाहते हैं, उनकी सरकार ये चाहती है कि जो गरीब वंचित तबका पढ़ रहा था वो अब स्कूल ना जाए, वो पढ़ाई ना करे, वो एक तरीके की मजदूरी करे, और इसको कमजोर करके जो उनके पूंजीपति दोस्त हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं या और कोई दूसरे हैं, उनके लिए सस्ते से सस्ता लेबर मजदूर कैसे मिले। नरेगा ने एक तरीके से ग्रामीण भारत में ही नहीं, एक मजदूरों के पास एक बार्गेनिंग ताकत दी कि ठीक है, हमें कहीं काम नहीं मिलेगा तो जीवन तो कम से कम हमें 100 दिन का काम करके चलने लायक स्थिति हमारी आ जाएगी। और मैं राजस्थान में देखता हूं कि जो कमाने लायक पुरुष है वो माइग्रेट करके, पलायन करके वो महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं,
लेकिन महिलाएं रहती हैं, नरेगा में जाती हैं, काम करती है। और हमने ये राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन ने, जब चारों तरफ निराशा का माहौल था, तब लोग पूरा काम करके, क्योंकि आपने बीच में एक बात की कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो जब हम देखते हैं कि रेलवे की लाइनें डलती हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो पहले से ही उनमें 30% ज्यादा एस्टीमेट बनाया जाता है। नरेगा में जरूर कमियां थी और हम उन कमियों को उजागर कर रहे थे, और उनका समाधान भी ग्राम पंचायत स्तर पे ही या राज्य सरकारों के स्तर पे ही किया जा सकता है, और उसमें बहुत छोटी कमियां थी। लेकिन सरकारी सिस्टम को ये रास नहीं आया कि गरीबों को ये काम मिले, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका भी नाम लिखो, उनको पैसा दो, और उस पैसे में से 100, 200, 500 रुपए उनको चले जाए, बाकी पैसा जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो खाएं उस तरीके से। तो ये व्यवस्था उन्होंने लागू करके, और ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो ज्यादातर जो खराब हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले भी एकदम परफेक्ट था, यूपीए के टाइम पे भी खामियां थी, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यूपीए के फेलियर का ये मॉन्यूमेंट है, मतलब स्मारक है, उसके बाद से नीचे जो मशीनरी काम करती है, उस मशीनरी ने लोगों की सुनना, मजदूरों की सुनना, और उन्होंने तो यहाँ तक कहना चालू कर दिया था कि ये तो बंद होने वाली है। और उनकी बात सही थी, क्योंकि ये बंद होने वाली है, और मोदी जी ये मौका देख रहे थे कि कब वो लेके आएंगे। अब बात यही है कि जो मजदूर संगठन है, मजदूर खुद हैं, वो असंगठित हैं, ये बात सही है। वो कितना उठेंगे, सड़कों तक जाएंगे, मोदी जी को संसद की उस गलियारे तक मजदूर संगठन जाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ये एक आखिरी मौका मजदूरों के पास है, जिसको शायद वो नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग पूरे तरीके से इसको कैसे रिजेक्ट करें, सरकार को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, और पूरी तरीके से मजदूर संगठन हो, मजदूर हो, हमने भी मजदूरों से बात की है, पूरी तरीके से मजदूर। और वास्तविकता में ये ऐसा कानून होगा, मुझे लगता है, मोदी जी के सत्ता को हिलाने के लिए, क्योंकि जब लोगों को काम नहीं मिलेगा, वास्तविकता तो ये है कि ये कानून जैसे ही पास होगा तो लोगों को काम नहीं मिलने वाला है, लोगों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो मोदी जी जी को लग रहा है कि बाकी कानूनों की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें नहीं आई, शायद उनको लगा, लेकिन ये कानून उन्होंने पास किया तो उनकी सत्ता हिलने लगी।